पता नहीं आपके कैसे कैसे कमाल के प्रश्न फूटते हैं आपके भी। आप भी कमाल है, बहुत जबरदस्त सवाल आपका। करूं क्या, कहना पड़ेगा। जी। घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हम समय समय पर आपको अलग अलग मेहमानों से मिलवाते रहते हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं बात करूं समाज की, मैं बात करूं एक ऐसे वर्ग की जो डीएससी समाज है। डीएससी समाज की 42 जातियां जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हुए, उनके लिए एक मुखर जो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए हमारे बीच में प्रखर वक्ता परम आदरणीय दिनेश वाल्मीकि जी उपस्थित हैं। दिनेश वाल्मीकि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 1 अगस्त को जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया कि कोई भी प्रदेश सरकार आरक्षण में आरक्षण दे सकती है, वर्गीकरण के अंदर वर्गीकरण कर सकती है। और उसको प्रथम दृष्टया हम बात करें, हरियाणा की जो सरकार रही है, हरियाणा की सरकार में 16 अगस्त को हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने इंदिरा की जन आशीर्वाद रैली में मंच से ही कहा, खुले मन से कहा कि भारतीय जनता पार्टी डीएससी समाज को उनका हक देना चाहती है। उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, 4-5 मंचों पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, कैबिनेट में भी उसकी सिफारिश को, जो एससी आयोग की सिफारिश को माना गया है। मैं बात करूं इसके विपरीत, जो एक ऐसा समाज, जिस समाज का प्रतिनिधित्व वो एक जाति विशेष के ही लोग कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है बहन मायावती जी का। बहन मायावती जी का एक राजनीतिक दल से हरियाणा में समझौता हुआ है। कल जो हमारे ताऊ देवीलाल जी का, जन नायक देवीलाल जी का कल जन्मदिन था, और उनका सम्मान दिवस जो समारोह रखा गया, उसमें मायावती जी चीफ गेस्ट थे। और मायावती जी ने जिस तरह से आरक्षण को लेके एक बयान दिया है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक बात दलित समाज की आती है, बहुजन समाज की आती है, उसमें साहब कांशीराम का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। लेकिन हम ये ना भूलें कि साहब कांशीराम को मान्यवर कांशीराम बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है। हम उसे भूल जाते हैं। इतिहास को याद रखना बहुत जरूरी है। मानिए, मान्यवर दीना भाना जी, बामसेफ के संस्थापक सदस्य। मैं बड़े ईमानदारी से आज तेजेंद्र जी बताना चाहूंगा आपको कि अगर मान्यवर दीना भाना जी ना होते तो साहब कांशीराम नाम का जो क्रांति फैलाने वाला पूरे देश में बहुजन समाज के नाम से जो आज एक मुखर होकर प्रतिबिंबित हुआ है, वो ना होते। उसके पीछे दीना भाना जी का बहुत अहम किरदार, बहुत अहम रोल रहा है। अब आपने प्रश्न किया बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का। मेरी बड़े सम्मान की दृष्टि से, पहले तो एक वो दलित है, दूसरा वो महिला है, तीसरी वो उत्तर प्रदेश की 4 दफा की मुख्यमंत्री रहे। कोई समय था मान्यवर कांशीराम जी जिंदा थे। मैं हरियाणा के ऊपर आ रहा हूं, बहुत कम लोगों को मालूम है, और अगर जिनको नहीं मालूम है वो रिकॉर्ड खोल कर देख लें। एक शख्सियत और, अभी मैंने दीना भाना जी का जिक्र किया, तेजेंद्र जी, दूसरी शख्सियत हमारे सरदार मान सिंह मनहेड़ा जी, वाल्मीकि समाज से थे। उनको इंचार्ज लगाया गया। मानवर कांशीराम जी के बहुत अनन्य भगत। वो टाइम था जब उनको इंचार्ज हरियाणा लगाया गया, चंडीगढ़ और हिमाचल के प्रभारी लगाए गए। वही टाइम था जब सोशल इंजीनियरिंग बहन जी की और बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग जो इन्होंने स्थापित की, 17% वोट परसेंट बीएसपी का उस समय आया जब मनहेड़ा जी बसपा सुप्रीमो मायावती जी के कहने पर यहां इंचार्ज लगे। मेरा दावा है, मनहेड़ा जी से पहले और मनहेड़ा जी के आज तक ना पहले कभी इतना वोट शेयर आया और ना अब आने की संभावना है, क्योंकि बहन जी की इस तरीके की जो बयानबाजी है, जिस बयान को लेकर आपने भी बात की, तो बड़ी, इतनी बड़ी लीडर हुआ करती बहन जी, हुआ करती। आज वो अपने ही एक जो समाज का अभिन्न अंग है, वाल्मीकि समाज और वंचित समाज में जो 36 बिरादरी आती, उसके प्रति इस प्रकार की भावना को प्रकट करना, और वो भी खुले मंच से,
और वो भी उस जन्म शती जो मना रहे हैं, हमारे युग पुरुष कहूंगा चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी के तो मन में कभी भाव इस प्रकार का आया ही नहीं। सर्व समाज की हमेशा बात की। उन्होंने सदैव 36 बिरादरी की बात की है। तो मैं तो बहन जी को कहते ना, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा, अगर बहन जी मेरे इस वक्तव्य को सुन ले तो वो एक तरह से सॉरी जरूर फील करें इस अपने समाज के, अपने परिवार से, जो एक बड़ा भाग है शेड्यूल कास्ट का। इनसे सॉरी जरूर फील करे कि भाई मैंने गलती से आकर ये बयानबाजी करी है। जब से ये वीडियो वायरल हो रहा है तब से बहन जी की साख पहले ही बहुत गिरावट में है, और जब से ये वीडियो चला तब तो उनकी साख इतनी ज्यादा गिरावट में आ गई, मुझे नहीं लगता दोबारा ये साख कभी ऊपर उठने वाली है। तो बहन जी नैतिकता के आधार पर खुले मंच पर आकर इस वंचित समाज से माफी मांगे कि ये मेरे से भावना इस प्रकार की नहीं थी, ये मेरे से कहा क्या। शायद उनके जो सोच है उसके ऊपर शायद ये समाज उनको माफ कर दे। तो दिनेश जी, अभी पीछे 11 सितंबर की मैं बात करूं, 11 सितंबर को भी एक, मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, और उस कार्यक्रम में भी इस बीएससी समाज से ऐसा क्या खतरा उस समाज को हुआ है, मैं ये बात समझ नहीं पाया हूँ। देखिए, बहुत फिर वाजिब सवाल आपका। 11 सितंबर को, 11 सितंबर से पहले भी एक प्रोग्राम हुआ। 1 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले के ऊपर जो भारत बंद की कॉल की, सबसे पहले बहन जी ने आकर इसका विरोध प्रकट किया। और उसके बाद एक वो नगीना के जो चंद्रशेखर जी हैं, क्या पार्टी का नाम है उनका, क्या भीम आर्मी करके उनका एक ग्रुप है, और एक आजाद समाज पार्टी उन्होंने वहां बनाई, उन्होंने दूसरी दफा आके किया। चिराग पासवान जी भी आ गए, और चौथे आए हमारे बहुजन मुक्ति मोर्चा के, महाराष्ट्र से है वो, वामन मेश्राम। ये 4 लोगों ने आकर आपत्ति जताई और इन्होंने भारत बंद का आह्वान कर दिया। आपको डेट याद है? 21 अगस्त। 21 अगस्त 21 अगस्त को आप देखिए भारत बंद की कॉल दे दी गई। क्या भारत बंद हुआ? नहीं। आप अपने शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग को काट रहे हैं। आप उस परिवेश में जाकर देखें, आपने उस शरीर के अपने अंग को काट के फेंक दिया है लावारिस की तरह। तो क्यों वो अंग आपसे जुड़ेगा दोबारा? बताइए आप। ये दायित्व किसका होता है? परिवार के मुखिया का दायित्व होता है परिवार को संजो के रखना, परिवार को एक सूत्र बांध के, एक सूत्र कार्यक्रम बनाकर एक सूत्र में बांधना। परिवार के मुखिया कौन है? आज तक वाल्मीकि समाज तो ये मानता रहा है सात काशीराम के बाद बड़ा भाई कि बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई का दायित्व क्या होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए जो अभी हो रहा है। फेल गया 21 अगस्त का भारत बंद, और फिर वो चंद्रशेखर जी को क्या हुआ, अरे यार ये तो बड़ी किरकिरी हो गई, इस किरकिरी को रोकने के लिए क्या किया जाए, चलिए दिल्ली कूच कीजिए। 11 अगस्त जो आप 11 सितंबर को दिल्ली कूच करे, रामलीला मैदान भरना कोई खालाजी का बाड़ा है? फिर अगले दिन वो स्थान बदल दिया, अब आ गया इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम की साथियों बड़ी प्रैक्टिकल सी बात बताऊंगा, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी, लाखों इकट्ठा हो गए। अरे भाइयों, 14,838 कैपेसिटी है इंदिरा गांधी स्टेडियम की। जो स्टेडियम में जहां वो प्रोग्राम था उसकी कैपेसिटी जो है वो 14,838 लोगों की है। और बीच में वो स्थान था जहां पे महाशय मून वॉक कर रहे थे, ग्रीन से कारपेट के ऊपर मून वॉक कर रहे थे। 5,000 उसकी लगा लीजिए आप, तो 14 और 5 20, और 20 में से 5,000 कुर्सी खाली थी, तो संख्या कितनी हुई? 15,000। 15,000 लोगों की गैदरिंग को अगर कोई लाखों कहेगा तो ये हजम होने वाली बात है क्या? नहीं है। 21 अगस्त फेल, 11 सितंबर फेल,
अब इन्होंने एक सीख दे दी वंचित समाज को। हरियाणा वालों ने, हरियाणा से पहले राजस्थान को हम भूल रहे हैं, राजस्थान को बीच में ले आते हैं। कोटा में वाल्मीकि समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया, मेमोरेंडम दिया, मात्र हजारों की संख्या में लोग, 15,000 तो रिकॉर्ड है, कोटा में एकत्रित हुए। उसके बाद झालावाड़ा, अब शेड्यूल कास्ट को देखकर शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति भी जागृत हो गई। वहां पे मीनाज है और हमारे भील समाज है। भील समाज के अरविंद भील जी हैं, एकदम बड़ी ताकत बन के उभरे हैं। अरविंद भील भाई छोटा भाई है हमारा, बहुत दमदार आदमी। उन्होंने भी इकट्ठा किया अपने झालावाड़ा में, हजारों की संख्या में सड़क के ऊपर आकर उन्होंने मेमोरेंडम दिया है। किसके खिलाफ? जो लोग आरक्षण के विरोध में। अब आ जाओ हरियाणा की बात करते हैं। अब 11 सितंबर का फेल्योर प्रोग्राम, 21 अगस्त का फेल्योर प्रोग्राम, अब हम लोग क्या कर रहे थे? वंचित समाज क्या देख रहा है? तमाशा देख रहा है इनका, ये कर क्या रहे हैं। तो वहां से राजस्थान से वाल्मीकि समाज और भील समाज ने आवाज उठाई, पूरे देश में ये आवाज गई, जगह जगह मेमोरेंडम दिए गए। अब आ गई जिस स्टेट पर हम बैठे हैं, हरियाणा की बात। 11 सितंबर और 21 सितंबर, 10 दिन के गैप में, तेजिंदर जी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे। मेरठ में भी हुआ जी, मेरठ में भी हुआ, तेजिंदर जी बता रहे, बहुत जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। क्योंकि अब ये वंचित समाज को जागरूक कर दिया है। मैं उल्टा धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। ये 11 तारीख का प्रोग्राम देखा, 22 अगस्त का प्रोग्राम देखा, तो लगा कि अब जवाब देना है जी। तो एक छोटा सा जवाब जींद में हमने दे दिया। 22 तारीख को आपने देखा, हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए। कोई रैली नहीं थी, अपनी खुशी से भिन्न भिन्न जिलों से लोग एकत्रित होकर जींद पहुंचे। जींद आपको बता दूं जी, मैं जींद हमारे हरियाणा की पॉलिटिकल कैपिटल कही जाती है, राजधानी है वो राजनीति की। तो चूज जगह की जींद मिड इन द सेंटर ऑफ, मतलब हरियाणा के मध्य भाग जींद का है। जींद में हमने देखा, कमाल कर दिया। लोगों को गुस्से वाले लोग भी थे, लेकिन बहुत लोग खुश भी थे भी। आज वंचित समाज की ताकत एकत्रित होने जा रही है। एक ऐसी ताकत एकत्रित हुई 12 बजे तक, तेजिंदर जी, मैंने लिखा है कहीं, 12 बजे तक जो संख्या थी वो 50,000 प्लस थी। प्रोग्राम जारी हुआ 10 बजे स्टार्ट हुआ, 12 बजे वहां पर लोग 50,000 हो गए थे। और जब ये प्रोग्राम 3:30 बजे क्लोज हुआ, इट विल रीच मोर देन 1 लाख। बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन में थी जो जींद का कार्यक्रम हुआ। और मैं उन सब योद्धाओं का, जो डीएससी समाज के योद्धा है, तेजिंदर जी और देवीदास जी की बात करूं, माने विशंबर वाल्मीकि जी उस कार्यक्रम में थे, स्वदेश कबीर जी थे, डॉक्टर स्वदेश कबीर जी थे, हमारे धर्मगुरु दशरथ रावण जी थे, चंद्रपाल अनारे जी थे, ब्रजेश तोशाम जी थे, बहुत लोग थे। बहुत लोगों के आपसी सामंजस्य से, परस्पर सहयोग से ये कामयाब हुआ है। फिर मैं दोबारा वही बात बोलूंगा, चाहे हम नाराज हैं, लेकिन इस मामले में मैं बहन जी का बहुत आभारी भी हूं। बहन जी, आपने एक सोए हुए समाज को जगा दिया। इस तरीके की हरकतें कर करके आपने सोए समाज को जगा दिया, और वो समाज अपने हक और अधिकारों को लेने के लिए अब आगे बढ़ गया है। अब हम तब तक नहीं रुक सकते जब तक ये लागू ना हो जाए। दिनेश जी, एक बात है, ये सोचने का विषय है कि हरियाणा की राजनीति में दो ऐसे परिवार एक ही रहा है, अब वो किन्हीं कारणों से अलग अलग परिवार हो गए हैं। राजनीतिक घराने, मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री तक भी रहे हैं। उन दोनों परिवारों के लोगों से, एक से तो मायावती जी ने समझौता कर लिया, एक से कर लिया चंद्रशेखर जी ने। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं हरियाणा की राजनीति में
कि ये डीएससी समाज के किस तरह से भला करने की बात करेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका तेजेंद्र भाई। इतना पुराना परिवार, चौधरी देवीलाल जी का परिवार, मौका था अपने आप को स्थापित करने का, लेकिन दो निर्णय बड़े अजीबोगरीब हुए, जो मुझे लगता है कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। वो आज 9 दिन शेष है चुनाव में जी। तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। सामने आ जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है जी, आपके सब कुछ सामने आएगा। निर्णय सही नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने चंद्रशेखर से अलायंस किया। चंद्रशेखर का क्या यहाँ आपके सामने आ बिल्कुल। हमारे हरियाणा के बहुत ही प्रखर अभय चौटाला जी का मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ, बड़े कमाल के नेता है, लेकिन उन्होंने अलायंस कहाँ किया? मायावती जी के साथ। और ये जो कल का जो इनका वायरल हो रहा है, इससे नुकसान बढ़ेगा, इसमें फायदा होने वाला नहीं। इसमें एक बात सामने निकल के आई है, मैंने बहुत लोगों से इस बारे में चर्चा की है। वो ये कह रहे हैं कि मायावती जी ने ये कहा है कि हमारी सरकार हरियाणा में बनने के बाद हम आरक्षण को होल्ड करेंगे, आरक्षण के फैसले को। मैंने सरकार कैसे बना रहे हैं? तो वैसे तो मेरी बड़ी आदर और सत्कार के योग है बहन जी, है ना, लेकिन एक डायलॉग बार बार परिस्थिति के स्तर की बन गई है। करूं क्या, कहना पड़ेगा जी। घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। अरे भाई, जिस उत्तर प्रदेश से आप आते हैं वहां भी गेमा एक दाना नहीं रहा। अरे उत्तर प्रदेश को तो संभालो बहन जी, जहां मान्यवर कांशीराम ने इतनी कमाल की खेती की, आपने सारी खेती उजाड़ दी उनकी, जीरो पे हो आप। अब उसको तो संभाल लो। जहां चुनाव हुआ आप अपना बोरिया बिस्तर लेके उधर को आप निकल जाते हो। आप हमारे समाज की एक बड़ी पर्सनालिटी है। ये मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप कृपया इस तरीके की कोई आम आदमी बात करे तो चलेगा। आप एक बड़े कद्दावर लीडर हैं, हमारी दलित समाज की आयरन लेडी का खिताब तक आपको है। आप कृपया करके इस पे सोचें, जो भी कुछ बोले। और एक दूसरी बात मैं और बताऊंगा, मुझे बड़ा अजीब लगता है, हमारे समाज को रिप्रेजेंट करती है बहुजन समाज को। उस बहुजन समाज के वंचित समाज भी एक पार्ट है, लेकिन आप अगर नहीं मान रहे हैं वो अलग बात। आपके मानने न मानने से ये सृष्टि नहीं चलेगी। एक वो आप ना पढ़ के वो कागज लेकर आते हैं आप, मैंने आपको बहुत समय से देख रहा हूं। अरे भाई, आप बहुत लॉ ग्रेजुएट हो, आप कागज पढ़ के ऐसे पढ़ते हो, आप अजीब लगता है मुझे, अच्छा नहीं है वो। सामने बोलो, आप खुल के बोलो। आपको मालूम नहीं है क्या? आपको सब्जेक्ट का सारा पता है। कृपया करके वो जो पेपर रीड करके ऐसे पढ़ना बच्चों की तरह, वो भी बंद करें। ये भी मेरी एक आपसे आपको मैं मतलब खुले शब्दों में बता रहा हूं, ये मेरी सलाह है। आप जो कुछ बात करें खुल के करें, और अगर नॉलेज नहीं है तो बंद कर दे बेशक, लेकिन ये कागज को पढ़ के बोलना ये सही नहीं है। लोग खिल्ली उड़ाते हैं, तेजेंद्र जी उड़ाते हैं। दिनेश जी, मैं बात करूं 22 सितंबर की। 22 सितंबर को उस मंच पे सबने देखा है, मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत फेमस हुआ है। ये जो डीएससी का सम्मेलन, महासम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन में एक बात निकल के आई है कि पूरा डीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिर किस वजह से लगा हुआ है और किस वजह से वो भाजपा को वोट देगा। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। पता नहीं आपके कैसे कैसे कमाल के प्रश्न फूटते हैं, आपके भी। आप भी कमाल है, बहुत जबरदस्त सवाल आपका, कि आखिर बीजेपी की तरफ क्यों रुझान है। उसकी सीधी सीधी वजह मैंने पिछले वीडियो में भी, आप पिछली बार एक बार मुझे कवर करने आए थे, मैंने तब भी आपको बताया था। उसकी सीधी सीधी वजह एक है, सर आप भी बैठे हैं इसलिए मैं आपको भी, आप सुन रहे हैं सर सारी बात। 2006 में हमारे हरियाणा में इस आरक्षण को निरस्त कर दिया गया।
पंजाब की तर्ज के ऊपर 1994 में हमारा ये आरक्षण लागू हुआ था, 2006 में खत्म हो गया। किसकी सरकार में खत्म हुआ? जाहिर है उस टाइम कांग्रेस की सरकार रही होगी। उस स्टेज पर धानक समाज के एक लीडर हैं अमरजीत सिंह जी। अमरजीत सिंह जी ने कहा कि भाई आपका आरक्षण किसने खत्म किया? एक ही सवाल किया था तमाम जो पब्लिक थी, किसने खत्म किया? तो नीचे से आवाज क्या आ रही थी कि कांग्रेस ने खत्म किया। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, 2006 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इसको खत्म कर दिया। अब कांग्रेस चुनाव में है जी। अब वो किस मुंह से बोलेगी डीएससी को भी हमें वोट डालो, क्योंकि 2006 में उन्होंने खत्म किया हुआ है। खत्म किया। और बीजेपी को वो क्यों मान रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का ना तो ये वोट बैंक था डीएससी समाज, बड़ी क्लियर बात, 14 से पहले 2014 से कोई मामला नहीं था। ये वोट बैंक किसके थे? कांग्रेस। अब कांग्रेस ही अगर अपनी बैकबोन अगर अपनी रीढ़ की हड्डी पे प्रहार करेगी तो वो बताइए वो शरीर ऐसे खड़ा रहेगा क्या? जिस शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी वो तो गिर जाएगा जी। तो कांग्रेस ने अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रहार किया, उनकी उपेक्षा की और उनका 1994 में लागू हुआ आरक्षण 2006 में खत्म किया। 2020 में परीक्षा हुई। शेख साहब, परीक्षा क्या हुई? अब ये भी बड़ी कमाल की बात मेरे दिमाग में चल रही थी, बता दूं आपको। परीक्षा ये हुई, कोई भी एग्जाम हो सर, आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है पहला जी, आरंभिक परीक्षा। तो बीजेपी ने आरंभिक परीक्षा ली वंचित समाज की 2014 में जी। जो बच्चे प्री पास करते हैं वो मेन में बैठते हैं। तो इस वंचित समाज ने क्या किया तेजिंदर जी? वो प्री को पास कर लिया आरंभिक परीक्षा को और वो मेंस में चले गए। अब मेंस कौन सा था? 2019 का चुनाव। 2019 में जो बच्चे फिल्टर्ड हुए, जो मेन में गए, उन्होंने मेन पास कर लिया। 2019 में सरकार बन गई, प्रदेश में भी और देश में भी। 2014 में भी ऐसे हुआ, प्रदेश में भी और देश में भी। हमने 2 एग्जाम पास किए तेजिंदर जी। अब प्री और मेन जो पास करेगा वो कहां बैठेगा? वो बैठेगा साक्षात्कार में, इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू क्या आया जी? 2024 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आया, तो उसमें से जो 10 सीटें थी, 10 में से 5 जीतकर बीजेपी ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज दिए लोकसभा में और 5 कांग्रेस के गए। ये हमारा इंटरव्यू, आधा इंटरव्यू हुआ है पोर्शन वाइज, ए एंड बी। अब बी पोर्शन कौन सा है? जो अब हम विधानसभा में हैं, इसमें भी आप देख लीजिएगा, ये हमारी अंतिम परीक्षा है वंचित समाज की। इस परीक्षा में भी हम अव्वल आएंगे, जैसे हम 2014 में आए और 2019 में आए। 2024 में भी एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, मेरे वंचित समाज के वोटर को एक ही ऑप्शन तेजिंदर जी दिखाई देता है, और वो केवल और केवल बीजेपी है। क्योंकि इन्होंने 2020 में माननीय मनोहर लाल जी ने देखा, प्री पास कर लिया, मेन पास कर लिया, तो हमें क्या रिवॉर्ड दिया माननीय मनोहर लाल जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे? 2020 में एजुकेशन में हमें हमारी परफॉर्मेंस देखकर कि ये हमारे साथ जुड़ गया है वोट बैंक, और हमें शिक्षा में आरक्षण दे दिया 50%। वो हमें मिल रहा है। रह गया नौकरियों का, मानिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है और मुझे लगता है नौकरियों में भी हमें, और क्या निर्णय आया? केवल प्रदेश हरियाणा या पंजाब के लिए नहीं आया, ये पूरे देश के लिए आया है। ये तो बड़ा कमाल हो गया। तो 100% मुझे ऐसा लगता है तेजिंदर जी, 101% जो सरकार है वो बीजेपी की बनने जा रही है। तो दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय में से समय निकाला और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज दिनेश जी ने बात की। अपनी बेबाक जो बातों के लिए दिनेश जी वैसे भी प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, सोशल मीडिया पे अक्सर एक्टिव रहते हैं। और जिस तरह से डीएससी का जो मुद्दा रहा है, डीएससी के मुद्दे में दिनेश जी ने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी किया,
हमसे बात भी की और आप सब तक अपनी बात पहुंचाने का काम भी किया। आज भी दिनेश जी ने जो बात पहुंचाई है कि डीएससी समाज आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही क्यों जुड़े, उसका बहुत बड़ा उदाहरण दिनेश जी ने दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं दिनेश जी का एक बार फिर और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सब हमारे बीच में आए। हमारे बीच में श्रीमान खुर्शीद आलम जी भी उपस्थित हैं। खुर्शीद आलम जी भी डीएससी जो हमारे समाज की मुहिम है, डीएससी एकता मंच, उनके साथ जुड़े हैं और प्रखर रूप में अपनी आवाज को उठाते रहते हैं। डीएससी समाज का जहां जो कार्यक्रम होता है, खुर्शीद आलम जी का पूरा हमें सहयोग मिलता रहता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आज आप सबके सामने मैं खुर्शीद आलम जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर पर मैं दिनेश जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। दिनेश जी ने बहुत समय निकाला। विशेष तौर पर तो खुर्शीद जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद हूँ। आपने पूरी जो साक्षात्कार तेजिंदर भाई ने लिया उसको बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े संयमित तरीके से आपने सुना। सर, आपका आशीर्वाद ऐसी बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।